presence. मुझे ऐसा लगता है. In any event, at the moment with us, we have, I think, Katke ji? I think we have Mr. Katke. We have Mr. Sandeep Katke with us from the Aam Aadmi Party? Aam Aadmi Party, right now with us. Advocate Sandeep Katke साहब, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को नमस्कार. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. वंदे मातरम, वंदे मातरम. सर, 2 तारीख को अरविंद को भी, अरविंद जी, अरविंद दोस्त है हमारे, इसलिए कभी कभी अरविंद बोल देते हैं उनको, अरविंद जी को भी तलब किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा. और आतिशी मरलेना जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके दौरान उन्होंने कहा कि हमारी अपेक्षा यह है कि शायद 2 तारीख को ही उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे. संदीप पाटके साहब, आपने कुछ सुना है सर? मोदी है तो मुमकिन है. जैसे अभी मैं आपको सुन रहा था कि मोदी के 9 साल बेमिसाल. मेरी आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल आ रही है, बहुत जबरदस्त आ रही है. वो बीजेपी और मोदी जी का कहना है, 9 साल बेमिसाल. तो मैं अभी सुन रहा था 9 साल बेमिसाल ये मोदी जी कह रहे हैं जी, और उसका ही मार्केटिंग जो है उसकी कैंपेनिंग पूरे देश में कर रहे हैं जी. अगर मोदी जी के 9 साल बेमिसाल होते तो उनको ये जो इंडिया गठबंधन की सब पार्टियां है ये तोड़ने की जरूरत नहीं होती. हर एक राज्य में अगर आप देखोगे, हर एक राज्य में इन्होंने धोखाधड़ी के साथ में सभी पार्टियां तोड़ी है. अगर जो पार्टी वो नहीं तोड़ सकते, जैसे आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए आम आदमी पार्टी तोड़ने की, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं तोड़ पाए तो उनके नेताओं को तोड़ो. तो ऐसे एक एक करके पहले सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसा के अंदर डाल दिया, फिर मनीष सिसोदिया को अंदर डाल दिया, संजय सिंह जी को अंदर डाल दिया. अभी इनको पता है कि इतना होने के बाद भी आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है, उनकी जो लोकप्रियता है वो कम नहीं हो रही है. तो मोदी जी के मन में, अमित शाह जी के मन में डर तो है कि अगर ये ऐसे ही केजरीवाल अगर मैदान में रहे, अरविंद जी अगर मैदान में रहे तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन इनको भारी पड़ेंगे. तो कैसे भी करके अभी अरविंद जी को भी अंदर कराओ या उनको डिफेम कराओ या उनको ऐसे बता दो कि ये सबसे देश के भ्रष्ट नेता है. तो ये जो बीजेपी कर रही है ये सीधा सीधा इनकी बौखलाहट है, इनका डर है जी. इनको पता है कि अगर ये आम आदमी पार्टी वाले ऐसे ही बाहर रह के मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में बोलते रहे तो 2024 में इनकी नैया पलटी होने वाली है. तो वही डर के वजह से इन्होंने अरविंद जी को नोटिस भेजा है. उनको लगता है कि अरविंद जी को नोटिस भेजेगा तो आम आदमी पार्टी शांत बैठेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, भ्रष्टाचार के विरोध में जो पार्टी का जन्म हुआ वो आम आदमी पार्टी है. आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो है वो कट्टर ईमानदार है और उनकी ईमानदारी के ऊपर भरोसा करके ही जनता ने 2 राज्यों में सत्ता दी है. 2 राज्यों में उनको ऐसा वोट शेयर दिया जहाँ पे वो स्टेट लेवल का रिकॉग्निशन मिला है और पार्टी को नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिला है. तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी की बौखलाहट है और आने वाले समय में बीजेपी जो है वो एक्सपोज होने वाली है. एडवोकेट संदीप पाटके साहब, आप एडवोकेट भी हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करें, लेकिन फिर भी मन में सवाल उठता है. जब मनीष सिसोदिया साहब की जमानत के ऊपर, बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तब जस्टिस खन्ना साहब का और उनके साथ में जो बेंच में जो दूसरे जज थे उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे प्रोसिक्यूशन से, मतलब सॉलिसिटर जनरल साहब से, और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा, योर केस विल नॉट स्टैंड इवन फॉर 2 minutes अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन. This is what Justice Khanna, his lordship, was quoted as saying by all the legal sites, including Bar and Bench, Live Law, everybody else. And when the order came, it was bail denied. एक तरफ ये कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बेल डिनाइड. मतलब आई एम अ लेमैन सर, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ. ये कुछ समझ में नहीं आया. आपके समझ में आया सर पाटके सर? ये देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है. जैसे सुप्रीम कोर्ट की पहले खुद की टिप्पणी थी कि अगर ये केस स्टैंड हुआ तो ये केस ट्रायल में टिकेगा ही नहीं जी. लेकिन बेल डिनाइड हो गया. उसके कुछ कारण है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट जो है, पीएमएलए एक्ट में कुछ बार है जो बेल के ऊपर डाले जाते हैं. इसमें एजम्पशन के ऊपर पूरा कानून है. इसमें अगर प्रोसिक्यूशन आरोप लगाता है तो उसको अज्यूम किया जाता है, उसको प्रिज्यूम किया जाता है, और इसका जो ओनस है वो डिफेंस के ऊपर रहता है. यानी नॉर्मल प्रोसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिफेंस रहता है, मतलब प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर ओनस होता है,
लेकिन ये जो स्पेशल एक्ट है इसमें ओनर जो होता है वो डिफेंस के ऊपर होता है कि उनको उनकी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं तब तक उनको गुनहगार माना जाता है जी। तो इस प्रकार के बार जो है पीएमएलए में अवेलेबल मतलब मौजूद है और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी पीएमएलए के अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी एक बहस चल रही है, एक पिटीशन चल रही है जिसमें पीएमएलए जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि अगर समझो कि जैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 है तो उसके हिसाब से अगर कोई आदमी खुद जाके बोलता है कि भाई मैंने मर्डर किया है तो उसके बोलने के ऊपर आपको कन्विक्शन नहीं लगता, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है, एविडेंस लेके उसको कोरोबोरेट करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर अगर वो गुनाह साबित होता है तो फिर उसको कन्विक्शन लगता है जी। तो ये ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन पीएमएलए और जो कुछ स्पेशल एक्ट्स है जैसे एनडीपीएस एक्ट है, पीएमएलए एक्ट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अक्यूज का स्टेटमेंट है यानी अगर समझ लो प्रोसिक्यूशन अक्यूज से कुछ भी स्टेटमेंट लिखवा के लेगी तो कोर्ट में उसको ग्राह्य माना जाता है और कोर्ट में उसको अज्यूम किया जाता है और उसका ओनर जो है डिफेंस के ऊपर आता है। इसके वजह से ऐसे मामलों में बेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब the entire legal process or the principle of Anglo-Saxon law is overturned, that means you are not guilty, you are not innocent till proven guilty, you are guilty till proven innocent। कहने का मतलब ये हुआ। The burden of तो proof is इसके on ऊपर the कॉन्स्टिट्यूशनल बहस भी चल रही है जी। कि ये कानून जो है इट इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, तो आगे देखते हैं कानून शायद शटडाउन भी हो सकता है। अभी बीजेपी इसका बहुत इस्तेमाल कर रही है, अपने अपोजिशन के ऊपर उसको इस्तेमाल कर रही है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं है, इसके लिए ईडी सीबीआई का उपयोग जो है बीजेपी के लिए एज अ वर्कर बीजेपी कर रही है। लेकिन देश की जनता देख रही है ये सब चीजें हैं। काटके साहब आप मुबारकबाद के पात्र हैं, इसका मतलब आप तो बधाई के पात्र हैं। एक इतनी छोटी सी पार्टी, क्या पार्टी है यार, आम आदमी पार्टी छोटी सी तो पार्टी है, अब जाकर के यंगेस्ट पार्टी टू गेट द स्टेटस ऑफ ए नेशनल पार्टी, 2 जगह पर आपकी सरकार है और इतनी छोटी सी पार्टी से इतना घबरा गए, मतलब आपने जबरदस्त काम किया होगा इसका मतलब काटके साहब। यस तो उसी का तो डर है क्योंकि मोदी के गढ़ में, मोदी जहां पे बैठते हैं दिल्ली में जो एमसीडी के इलेक्शन हुए, विधानसभा तो हमने जीती थी लेकिन एमसीडी के इलेक्शन हुए, एमसीडी के इलेक्शन में बीजेपी इतनी और कॉन्फिडेंट थी कि एमसीडी के ऊपर वो फिर से सत्ता काबिज करेंगे। इसके लिए उन्होंने इलेक्शन प्रोलॉन्ग किया, इसके लिए उन्होंने अलग अलग हथकंडे वापरे, लेकिन फिर भी एमसीडी में बीजेपी के नाक में घुसकर, नाक में दम कर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी भी जीती। तो मोदी जी और अमित शाह का ईगो तो हट हुआ ही रहेगा और ऐसे इगोइस्टिक लीडर जब तक भारत में है तब तक अपोजिशन जो है वो इसी प्रकार से अपोजिशन का ये लोग जो उनके पास जो सिस्टम अवेलेबल है ईडी सीबीआई जैसे, तो उसका गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन को तो ये परेशान करते ही रहेंगे। और आम आदमी पार्टी को अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था सुपारी जैसी पार्टी, और वही सुपारी जैसी पार्टी जो है अभी आपको उसके ऊपर अभी आप जो है गलत हथकंडे वापर के ये पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। प्रदीप जी, तो इसका मतलब काटके साहब की प्रतिमा जो है वो लोगों में मलिन हुई है और इसके वजह से आपको पता है कि आम आदमी पार्टी अगर ऐसे मैदान में रही तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन आपको भारी पड़ेंगे। The entire premise of democracy, काटके साहब, कि we elect government, we elect our leaders, we elect our government, the government makes policies, सरकार का काम है पॉलिसीज बनाना ना। अभी एक ऐसे मोड़ पर हम लोग आके खड़े हैं कि सरकार के पॉलिसीज जो हम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहे, उसी को चैलेंज करना लगा, शुरू कर दिया। तो एवरी पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट कैन बी चैलेंज्ड, एवरी पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट कैन बी क्वेश्चनड कि यू हैव डन इट टू benefit some businessmen, you have done it to benefit some businessmen. Now you are also accusing Prime Minister Modi कि आपके हर policies are made to favor one particular businessman. तो फिर वहां पर भी तो every policy of government can be challenged by CBI, by Enforcement Directorate. पहले ये तो एक पूरा अलग मार्क कर दिया कि we will not enter this stuff, we will not enter this stuff. Policy making is a part of the government. तो आज हम लोग देख रहे हैं कि उस पॉलिसी की भी इंक्वायरी हो गए, कैश नहीं मिला, लोग जेल में हैं और ये प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में, क्या ये धीरे धीरे सच की तरफ बढ़ रहे हैं? जैसे हमने पहले भी देखा, आम आदमी पार्टी का जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को सीधा कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वहां पे पब्लिक
के वोटों से जीती हुई पार्टी है और पब्लिक ने उनको दिल्ली विधानसभा में बिठाया है राज करने के लिए। तो अगर वो कुछ अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो वो उनका वो प्रिविलेज है और वो अधिकार रख सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ जाके पार्लियामेंट में मोदी शाह ने जो कानून पास किया और पूरे अधिकार एक सरकार के, मतलब जो सरकार जिसको टू-थर्ड मेजोरिटी से लोगों ने चुन के दिया है, उस सरकार के पूरे अधिकार आप एक ऑर्डिनेंस और एक कानून पास करके पूरे अधिकार छीन लेते हो। तो सीधा सीधा ये जो बोलते हैं ना राक्षसी बहुमत जो आपके पास है, पांचवी बहुमत जिसको हम कहते हैं, तो ये आप इस पांचवी बहुमत का मिसयूज कर रहे हो और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिनको लोगों ने चुन के दिया है, वैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर आप छीन रहे हो। तो सीधा सीधा आप डेमोक्रेसी के ऊपर ही हल्ला कर रहे हो, डेमोक्रेसी के ऊपर ही हमला कर रहे हो। ये तो आपकी नीयत में तो सीधा से दिख रहा है। और काटके साहब, a little bit of breaking news, one very small thing but it's a very big thing and it's a very big thing for Delhi। ये चीज जो थी काटके साहब, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, ये चीज जो है कोई 20 या 25 साल से पेंडिंग थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली नगर निगम के 5000 सफाई कर्मियों को पक्का कर दिया है। आज रेजोल्यूशन पास किया गया है असेंबली में कि 5000 sweepers etc class 4 employees have now been made permanent by the Aam Aadmi Party government in the MCD and in Delhi, and I think that is a huge achievement। it is huge क्योंकि ये MCD में पेंडिंग था सर पिछले 15 साल से। ये 5000 एम्प्लॉइज को एक झटके में दिवाली गिफ्ट दिया है अरविंद केजरीवाल ने। दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। काटके साहब बताएं। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता के लिए बना हुआ एक पॉलिटिकल, समझ लो आप, संगठन है जी। तो आम आदमी पार्टी ने पहले एमसीडी इलेक्शन में खुद वहां पे कैंपेनिंग में था दिल्ली में, तो वहां पे एजेंडे पे था कि जो अस्थायी कर्मचारी है उनको स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। और आम आदमी, जब भी ये बीजेपी थी वहां पे, तो बीजेपी ने कहा कि ये इनका जो सैलरी है वो देने के लिए एमसीडी के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, इसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वहां पे रखा गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है इसमें यही है कि अगर सरकारी कर्मचारी अगर बन के अगर कोई लगता एम्प्लॉय होता है तो उसको सरकार की पूरी सुविधाएं मिलती है। जैसे पंजाब में भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे सबको भगवंत मान जी ने परमानेंट कर दिया। एमसीडी में पहले से एजेंडा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी अस्थायी कर्मचारी है, जितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको सबको परमानेंट किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी को मालूम है कि ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करके किस प्रकार से जनता को फायदा दिलाया जा सकता है, वो आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की और आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो एकदम साफ सुथरी है। आम आदमी पार्टी में किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक जहां पे राज किया है, मतलब दिल्ली हो, पंजाब हो, अभी एमसीडी हो, सब जगह पे जो डिफिसिट बजट था उसको सरप्लस में लेके आया है। तो सीधी सीधी बात है कि जब कोई साफ और सच्चे मन से कोई राज्य करेगा तो उसका फायदा जनता को होगा। उस प्रकार से दिल्ली में अभी जो 5000 कर्मचारी जो परमानेंट किए गए हैं उनको सरकार के पेरोल पे लिया है। जी दुरुस्त बात है। और उसके पहले जो अभी अभी काट के सामने बताया, जो टेम्पररी टीचर्स थे ना प्रदीप जी पंजाब में बहुत सारे सबको उन सबको परमानेंट कर दिया गया भगवंत मान सरकार। पंजाब में दे हैव डन वंडर्स। जितने टीचर्स हैं उन सबको परमानेंट कर दिए। ड्रग के खिलाफ एक जबरदस्त टोल टैक्स उनको हटा दिए। बट काटके साहब, मुंबई में भी आप बहुत काम कर रहे हो। यहाँ पर आरोग्य सेविकाएं हैं जो बीएमसी में करीबन डेकेड से काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में विद मेयर, जिनका इतना कम सैलरी में लोग काम कर रहे हैं, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया। आरोग्य सेविका है, सुरक्षा रक्षक है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर यही सेम चीज है, प्रिवेलेंट है, इनको परमानेंट नहीं करना है। जो सफाई कामगार एनजीओ के माध्यम से पूरे मुंबई के गार्बेज वगैरह उनसे साफ कराते हैं, वो अभी तक परमानेंट नहीं किए। ये बहुत बड़ा चीज है कि द गवर्नमेंट डजंट वांट टू कंटिन्यू विद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एट ऑल। परमानेंट करना ही नहीं है। and it's a very small कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में इसको लगातार और कोर्ट में ये चल रहा है मैटर, छोटे कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, बट अभी तक इनको जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस तब मिलेगा कि एक रैशनल सरकार आए और वो पॉलिसी बनाए कि हम इसको परमानेंट करेंगे। जैसे हम दिल्ली में अभी देखे, पंजाब में देखे, तो मुंबई में ऐसे बदलाव आपको लग रहा है? बिकॉज हमने देखा
गार्बेज जो एसेंशियल पूरे मुंबई को जो साफ रखते हैं, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया। और हजारों की संख्या में लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। पिटिएबल आरोग्य सेविका है जो ऐसे ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां कोई नहीं जा सकते और वैक्सीन करते हैं, वो बाइट्स देते हैं। तो काटके साहब, क्या आपने आम आदमी पार्टी मुंबई के माध्यम से कोई इस प्रकार से कुछ कर रहे हैं आप लोग मुहिम? नहीं, आम आदमी पार्टी पहले से ही सब ये कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है इसके विरोध में ही है। आज हम देखें मुंबई की जो परिस्थिति है, मुंबई पोल्यूशन में दुनिया में नंबर 2 का शहर बन गया है जी। 23 अक्टूबर को जो AQI था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें मुंबई जो है पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बना। तो उसके कारण क्या है प्रदूषण के? तो प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है कि मुंबई में जितने कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो पोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद में इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे आरे के जंगल तोड़े, फिर बाद में RMC प्लांट को मुंबई के सिटी में परमिशन दिए। उसी तरह से इन लोग का जो मतलब जो अभी की सरकार है, जैसे अभी मुंबई महानगर पालिका में प्रशासक के माध्यम से बीजेपी सत्ता चला रही है, तो इनकी पूरी नीति जो है ये कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में होती है। ये शिंदे गवर्नमेंट जो है, मतलब शिंदे साहब तो पहले से कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में ही है, तो इनके जितने भी दोस्त है अभी सब कॉन्ट्रैक्टर बने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सत्ता में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को न्याय मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर सरकार में आएंगे, क्योंकि अगर ये सब लेबर जो है सरकार में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को लाभ नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर को लाभ नहीं हुआ तो ये नेताओं को और इनकी पार्टियों को लाभ नहीं होगा। तो आम आदमी पार्टी अगर मुंबई महानगर पालिका जीतती है तो मुंबई महानगर पालिका में सभी सफाई कर्मचारी है, हमने अपने एजेंडे पे डाला है कि सभी सफाई कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे। क्योंकि आज मुंबई की अगर हम साफ सफाई की बात करेंगे तो मुंबई में जो मोटर लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कचरा उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे चलता है। यानी जितनी भी जो कार्स है, मतलब जितनी भी जो गाड़ियां है जो मोटर लोडिंग की काम करती है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसमें जो वर्कर काम करते हैं कचरा उठाने वाले, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। और इसका पूरा फायदा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। उधर वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। 300 रुपया हाजिरी पे उनको वहां पे कचरा उठाने का काम किया जाता है। उनको कुछ हैंड ग्लोव्स नहीं मिलते, उनको कुछ सेफ्टी गियर्स नहीं है, वहां पे उनके लिए बीमा नहीं है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, BMC के हॉस्पिटल में गए तो उनके लिए वहां पे कुछ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर वही लोग अगर BMC के पेरोल पे रहेंगे तो उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, उनको सेफ्टी गियर्स मिलेंगे, उनको हॉस्पिटल में जो भी है इलाज के लिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन ये सरकार जो है, और महानगर पालिका में भी प्रशासक के माध्यम से लोधा जी बैठे हैं, तो ये खाली करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं। और करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इनके जो बिल्डर है, इनके जो बगल बच्चे, इनके जो दोस्त है, इनको बांटने का काम कर रहे हैं। शिंदेगढ़ में जो कॉर्पोरेटर्स अभी गए, अभी तक 40 कॉर्पोरेटर जो है वो शिंदेगढ़ में गए, तो ये 40 कॉर्पोरेटर को, हर एक कॉर्पोरेटर को 5-5 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड दिया गया है। 5 धारावी जैसी जगह पे 25 करोड़ रुपए का फंड शिंदे साहब ने दिया है, जबकि धारावी जो है ये DRP के माध्यम से डेवलपमेंट के लिए अभी फिलहाल प्रलंबित है। लेकिन फिर भी 25 करोड़ का फंड जो दिया है वो फंड ना ही डेवलपमेंट के लिए दिया है, ना ही कोई विकास के लिए दिया है। ये फंड खाली इनके पास जो दूसरे पक्ष से लोग आ रहे हैं उनको खाली खर्चे के लिए, उनको लूट करने के लिए, उनको करप्शन करने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार का इस प्रकार की सत्ता जब तक महानगर पालिका पे रहेगी तब तक महानगर पालिका जो है वो अपने कामगारों के बारे में सोचेगी ही नहीं। काटके साहब, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा क्या? आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई दबाव नहीं पड़ा क्या? क्योंकि धारावी की जो एजिटेशन है आप लीड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर खुद के अभी थोड़ा सा इन्होंने उल्टा काम चालू किया है। अभी वो जो आंदोलक है उनको बदनाम करने उन्होंने शुरू किया है जी। हाँ, तो हम अभी मैं जहां पे भी जाता हूँ तो मैं सीधा यही बोलता हूँ कि भाई मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं इस धारावी में पैदा हुआ, धारावी में बड़ा हुआ, धारावी के ही स्कूल में पढ़ा, धारावी में मेरा परिवार रहता है, मैं खुद रहता हूँ। अगर धारावी के साथ में गलत हो रहा है, अगर वो मुझे दिख रहा है, तो मैं चोरों का साथ नहीं दूंगा, मैं चौकीदार बनूंगा और धारावी के लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा। जितने लोगों को हमारे साथ में आने का आओ, जिसको अदानी के साथ जाने का जाओ। अभी अदानी के माध्यम से धारावी में कुछ स्पॉन्सर्ड जो है वो अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। अदानी ने कुछ लोगों को पैसे दिए वहां पे कैंपेन करने के लिए, जो आंदोलनकारी है उनको बदनाम करने के लिए कि ये लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते। जबकि बात यह है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट धारावी के लोगों के लिए चाहते हैं, ना कि अदानी के लिए चाहते हैं। तो इस प्रकार के हथकंडे जो आने वाले समय में आएंगे तो इसको हम फेस करेंगे। आज एक सबसे बड़ा विषय है
कि राघव छड्डा ने भी बोला कि ही इज गॉट एप्पल नोटिफिकेशन, एज यू वर सेइंग वजह सब एप्पल नोटिफिकेशन, योर डिवाइस इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। आपका टेलीफोन, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन, स्टैलिन, सबको डेंजर है, सबको खतरा है। जिस प्रकार ऑर्गेनाइज तरीके से फोन टैपिंग हो रहा है, फोन के अंदर घुस के जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आगे जाके हम लोग क्या कर रहे हैं? What are we looking at? What are we looking at? Because जितने लीडर्स के आज शशि थरूर से लेके राघव छड्डा से लेके मुंबई में जितेंद्र आव्हाड, फिर ओवैसी, एवरीबॉडी, इतने सारे लीडर्स का फोन, एप्पल फोन में मैसेज आ रहा है कि डिवाइस इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर है। व्हाट आर वी गोइंग एट? खड़के साहब, एप्पल ऐसे ही तो किसी को भेजेंगे नहीं इंफॉर्मेशन कि आपके फोन। ये ताज्जुब की बात है कि जितने भी लीडर्स हैं जो मोदी और शाह के अगेंस्ट में, जो बीजेपी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, जो उनको एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे सभी नेताओं को ये मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे सभी नेताओं का मोबाइल हैक करने का, जैसे लास्ट टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर्स इन्होंने इंस्टॉल किए थे, इजरायली टेक्नोलॉजी वापरी थी, पेगासस सॉफ्टवेयर, तो इनको इंटरसेप्ट करना है, किसमें क्या बातचीत हो रही है, इधर क्या हो रहा है। जैसे कि देश के अंदर पे, जो देश के मतलब हम अंग्रेजों के गुलाम है और हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में ये एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार का माहौल जो है ये बीजेपी ने बना दिया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि आपकी अगर प्राइवेसी स्टेक पे है, अगर आप भारत में खुलेआम, मतलब इंडिया में अगर आप खुलेआम सांस नहीं ले सकते, आपके सांस पे भी पाबंदी है, आप क्या बोलते हो उसके ऊपर पाबंदी है, आप क्या लिखते हो उसके ऊपर पाबंदी है, तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी वाली सरकार, या इससे बड़ी मैं समझता हूँ जो मतलब गुलामी की तरफ लेके जाने वाली सरकार कौन सी होगी? ऐसा तो भारत के इतिहास में अभी तक तो कभी नहीं हुआ। ये चीजें हो रही है, तो ये चीजें जनता को पता चलनी चाहिए। तो सर संदीप काटके साहब, अगर मान लीजिए काटके साहब, जिस प्रकार अभी जो पॉलिसी चल रही है, जिस प्रकार अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है, नंबर एक, आपके मुताबिक ये कब तक चलेगा? नंबर दो, मान लीजिए अगर इसको रोका नहीं गया तो वी आर लुकिंग एट व्हाट, अ पुलिस स्टेट वेयर एवरीबॉडी वॉचेस ओवर एवरीबॉडी। मतलब क्या है? देखिए ये बहुत मतलब कैसा है, जैसे 2024 का इलेक्शन जैसे से नजदीक आ रहा है जी, वैसे वैसे इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो तेज हो रही है, क्योंकि मोदी शाह को मालूम है कि अगर 2024 में अगर ये इलेक्शन हार गए तो इनका नामो निशान मिट जाएगा, इनकी हस्ती मिट जाएगी। तो अपनी हस्ती बचाने के लिए ये कौन से भी स्तर पे जा सकते हैं। इन्होंने मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा है। मतलब आप अगर समझ लो कि कोई राज्य में चुनी हुई सरकार है तो उस चुनी हुई सरकार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र की अगर बात करोगे तो महाराष्ट्र में जितनी विपक्षी पार्टी थी, मतलब शिवसेना थी, एनसीपी थी, सबको इन्होंने फोड़ा और उनके ही घटक दल को साथ में लेके सत्ता में बैठे हैं। तो इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब इस प्रकार का जो राजनीति है ये पूरे देश में ये बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि 2024 में एन केन प्रकार उनको सत्ता हस्तगत करनी है, क्योंकि उनको पता है अगर उनके हाथ से सत्ता गई तो उनकी हस्ती मिट जाएगी। दुरुस्त बात। काटके साहब, यहाँ महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन पर बैठा है। जरांगे पाटिल जी ने कहा कि आई विल नॉट सेटल फॉर पार्शियल रिजर्वेशंस। सिर्फ आप कुणबी मराठा को रिजर्वेशन दोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मेरा आंदोलन जारी रहेगा। दैट इज व्हाट मनोज जरांगे पाटिल। सरकार ने अपने तरफ से सब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है, सरकार ने अपने तरफ से कैबिनेट मीटिंग कंटिन्यूसली बुलाया है। ऐसे अफवाह चल रहा है कि स्पेशल सेशन भी बुलाएगा अधिवेशन का ऑफ विधान। तो आप कैसे असेंबली का, तो कैसे आप देखते हो कि ये फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है महाराष्ट्र में? ये जिस प्रकार से आंदोलन, बिकॉज मराठा एग्रेसिव हो गया। भले मनोज जरांगे पाटिल ने रिक्वेस्ट किया सबसे कि आपको वायलेंस को साथ नहीं लेना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, बट गलत जगह जगह आपने देखा हर डिस्ट्रिक्ट में किसी का घर जला रहे हैं, किसी का गाड़ी तोड़ रहे हैं। तो वेयर डू यू सी ऑल दिस गोइंग? क्या सरकार हैज गॉट समथिंग अप स्लीव? क्या सरकार के पास कुछ ठोस चीज है जो प्ले करने वाले हैं चुनाव से पहले? कैसे देखते हो आप काटके साहब? बिकॉज महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। एंड ऑर्डर सिचुएशन का कंप्लीट फेलियर है। जहां तक ये वायलेंस की बात है,
ये वायलेंस बिल्कुल भी सपोर्ट करने लायक नहीं है, इसका समर्थन मैं नहीं करता। लेकिन मराठाओं का जो कहना है ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में, तो सरकार को अगर ओबीसी रिजर्वेशन महाराष्ट्र में लागू करना है तो महाराष्ट्र के जो निकष है, सरकार को भी अच्छी तरह से पता है, महाराष्ट्र सरकार को, कि महाराष्ट्र के निकष के ऊपर मराठा को आरक्षण जो है ये मिलना काफी मुश्किल है। इसके लिए उनको केंद्र की इंटरफेरेंस की मदद लगेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई इतना ताकतवर नेता है जो केंद्र को जाके कन्विंस करे और केंद्र से कोई कानून पास करा के, कुछ नॉर्म चेंज करा के मराठाओं को सरसकट, मतलब पूरे मराठाओं को आरक्षण दे। जरांगे पाटिल जी जो है, मराठा आंदोलन को बहुत सालों के बाद में एक अच्छा सच्चा नेतृत्व मिला है, क्योंकि इसके पहले जितने भी लीडर बने वो स्पॉन्सर्ड लीडर थे, उनको किसी ना किसी ने फंडिंग की थी या किसी ना किसी ने खड़ा किया था, और जो विरोध कर रहे थे उनको भी किसी ना किसी ने खड़ा किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठाओं को एक अच्छा सच्चा नेतृत्व मिला है जरांगे पाटिल के माध्यम से। उनको ये लड़ाई यशस्वी तरीके से लड़नी ही चाहिए, क्योंकि विषय जो है आरक्षण का, क्योंकि मराठा समाज में भी काफी तबका ऐसा है जो अभी सामाजिक स्तर पे काफी निचले स्तर पे आया है, क्योंकि मराठा समाज है पहले से अग्रेसिव समाज है। भारत के ऊपर जब जब आक्रमण हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से, तब तक जो वॉरियर कौम थी जिन्होंने गुलामों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सब मराठा थे। तो ये समाज जो है ये अग्रेसिव तो है ही, लेकिन अगर इस समाज के विरोध में अगर कोई भी नेता बात करेगा तो उसके घर जलाए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने ये सब चीजों को सीरियसली लेते हुए केंद्र का इंटरफेरेंस करके मराठों को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन अभी तक जो रवैया रहा है महाराष्ट्र सरकार का, क्या वो मैच्योर्ड रहा है? पहले 30 दिन का टाइम, 40 दिन का टाइम, मतलब ये क्या है? ये ऐसे सरकार भेद थोड़ी करती है खाटके साहब। मैंने इसके लिए पहले कहा कि इसके पहले जितना भी नेतृत्व मराठा समाज के, मराठा आंदोलन को मिला है, वो सब नेतृत्व जो था वो कॉम्प्रोमाइज नेतृत्व था। सरकार को पता था कि अगर कोई नेता है तो उसको कैसे तोड़ा जाएगा, उसको कैसे फोड़ा जाएगा। लेकिन बहुत सालों के बाद में मराठा समाज को एक अच्छा नेतृत्व मिला है, सच्चा नेतृत्व मिला है, जिसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल जी का ये जो संघर्ष है, ये सरकार को अपने घुटने तक लाएगा, और सरकार को केंद्र की मदद लेकर मराठाओं को आरक्षण देना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है। काटके साहब, आई वांट टू नो, ये कुणबी मराठास को सरकार ने बोला विल इशू देम सर्टिफिकेट्स। दिग्गज नेता नारायण राणे, रामदास कदम बोले वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, हम मराठा हैं, हम कुणबी नहीं है। आज छत्रपति शाहू महाराज के डिसेंडेंट ने जाके मनोज जरांगे पाटिल से मिले, बोले कुणबी और मराठा सेम है, 6 महीने हम अपने खेत में काम करते हैं, 6 महीने हम लोग जंग में जाते हैं, वी वॉरफेयर में रहते हैं 6 महीने, और 6 महीने हम लोग अपने खेत में काम करते हैं। तो कुणबी और मराठा दोनों सेम है। तो ये कैसे एक बहुत बड़ा विषय बन गया है मराठा समाज के अंदर कि सीनियर लीडर बोल रहे कि हम कुणबी नहीं है तो हम कुणबी सर्टिफिकेट लेंगे नहीं, और छत्रपति शाहू महाराज के डिसेंडेंट आज जो जरांगे पाटिल जी से मिले थे, उन्होंने कहा कि कुणबी और मराठा सेम ही है। कैसे? काटके साहब, व्हाट इज द मिस्ट्री? देखो, कुणबी और मराठा इनमें फर्क ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में वॉरियर जो कम्युनिटी थी, यानी जो जंग पे जाती थी, वो मराठा कम्युनिटी थी, और जो मराठा कम्युनिटी जंग पे नहीं जाती थी वो खेतीबाड़ी करती थी। तो खाली दोनों में फर्क यही है कि एक वॉरियर थे और उनको जमींदारी दी गई थी, क्योंकि जो उस समय पे इतिहास काल में जो भी मराठा समाज में जो वॉरियर लोग थे, जो सरदार घराने थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जुड़े हुए घराने थे, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने आनंद दिया था, मतलब वो टाइम पे आनंद कहा जाता था, मतलब जागीरदारी दी थी, तो वो लोग के पास भी जमीन थी, लेकिन वो खेती नहीं करते थे। तो खेती करते थे मराठा समाज के कुछ लोग, तो उनको कुणबी करके माना जाता था, यानी कुणबी यानी शेतकरी। तो मराठा समाज का अभी जो एस.एस. शिंदे जो है, अपने रिटायर्ड जस्टिस है हाईकोर्ट के, उनके माध्यम से जो स्क्रूटनी चल रही है, तो टोटल 1,72,00,000 मराठा समाज के डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जा रहे हैं। तो उसमें कुछ मराठा समाज के ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट मिले जहां पे कुणबी की एंट्री है, मतलब जिन लोगों ने पहले कभी स्कूल में या रेवेन्यू के दाखिले पे या 7/12 पे अगर कुणबी बोल के लिखा है, तो उस कुणबी जो रिमार्क है उसको ग्राह्य धर के उनको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए।
तो इस प्रकार से कुणबी के माध्यम से मराठाओं को आरक्षण मिल सकता है। लेकिन मराठाओं को, जैसे राणी साहब ने कहा कि हम 96 कोळी मराठा है, तो 96 कोळी मराठा जो है वो शेतकरी कम्युनिटी से नहीं आते थे, वो जमींदार कम्युनिटी से आते थे, जिनके पास जहांगीरी थी, वतनदारी थी, और जो मतलब जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन करने के पावर थे। तो वैसे मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो अभी लगभग मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में 60% मराठा समाज में कुणबी मराठा समाज जो है उनको ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ है, लेकिन 40% की ये दिक्कत है। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये निकष यानी ये इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये चेंज नहीं होती, तब तक मराठा समाज को आरक्षण मिलना काफी मुश्किल है और तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, क्या उनका इरादा है ये करने का? क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा था कि जो अभी स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, जिसमें विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया गया, सबको ये लग रहा था कि मराठा रिजर्वेशन का भी बिल इसमें पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर, मैंने कहा ना, इसके पहले जितने भी मराठा समाज के जो नेता बने थे वो सब कॉम्प्रोमाइज लीडर थे। वो किसी ना किसी जो सत्ता के जो नेता थे उनके माध्यम से मैनेज होने वाले लीडर थे। इसके लिए मराठाओं का यूटिलाइजेशन, मराठाओं का यूज किया गया। पिछले सरकार में भी जो भी आंदोलन चले, मराठा आक्रोश मोर्चा जो चल रहा था, तो उस समय में भी जो पार्टी सत्ता में थी उसके अगेंस्ट में मराठाओं को यूज किया गया। और उसी वजह से जो मतलब पूरा आक्रोश जो पूरे महाराष्ट्र में चालू हुआ, जरांगे पाटिल जी ने जिस प्रकार से आंदोलन किया और जिस प्रकार से उनको अभी समर्थन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी महाराष्ट्र सरकार में हिम्मत रहेगी कि मराठों को आरक्षण न दे। और केंद्र सरकार को भी अगर महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर इजी रखनी है तो उनको आरक्षण देना जरूरी है और केंद्र सरकार को इंटरवेन करना पड़ेगा। इसके पहले केंद्र सरकार सोचता था कि जितने भी मराठा समाज के लीडर है वो कॉम्प्रोमाइज लीडर है, उनको अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ लाभ मिलेगा तो आंदोलन खत्म हो जाता था। चलते होने वाला नहीं है। संदीप पाटके साहब, चलते चलते व्यक्तिगत राय आपकी क्या है? क्या अरविंद को अरेस्ट करेंगे, अरविंद केजरीवाल को? इनकी इच्छा तो, बीजेपी की इच्छा तो वही दिखती है, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बोल के लोगों के सामने बदनाम करना है। तो जब तक अरविंद केजरीवाल हर जगह पे जाके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, और अब तक जितनी भी इंक्वायरी हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो किसी के पास से भी कुछ रिकवरी नहीं हुई, खाली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, इसने ये कहा उसने वो कहा, स्टेटमेंट को ग्राह्य धर के अभी तक की पूरा जो केस फाइल हुआ है और अभी तक का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लेकिन ये इस तरह से मिसयूज कर रहे पूरे सिस्टम को, ईडी को, सीबीआई को, पीएमएलए एक्ट को, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, वो चाहेंगे तो अरविंद जी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाली लड़ाई जो है और थोड़ी भीषण रहेगी, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सब जगह संघर्ष है काटके साहब, महाराष्ट्र में संघर्ष है, केजरीवाल जी का संघर्ष है, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता संघर्ष मोड पे चले गए। थैंक यू सो मच सर, संदीप पाटके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इसी तरह अपना संघर्ष जारी रखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। Advocate Sandeep Katke says he's not scared. People are not scared. They're not scared. As far as the Aam Aadmi Party is concerned, Aam Aadmi Party is not scared. I mean, डर के करें क्या? अब बड़ी चीज जो करना है करेंगे, बीजेपी एनफोर्समेंट एजेंसी जो करना है करने वाले। और साहब ये इंडिया अगेंस्ट, और ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले हैं। यस यस, जेल के अंदर बाहर होते रहते थे पहले भी, इनको कोई जेल से कोई डर नहीं लगता है। बट आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं पाए। जी नहीं तो पवार साहब जैसे दिग्गज नेता, शरद पवार जी दिग्गज नेता है, वो अपनी पार्टी को इकट्ठे नहीं रख पाए। एंड उद्धव ठाकरे जी, सर उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे वजह ये है कि मनीष सिसोदिया के घर से 1200 रुपए मिले थे सर। मनीष सिसोदिया साहब के घर से एग्जैक्टली 1250 रुपए मिले। ये एक वजह है, क्योंकि असल में इन लोगों ने कैश नहीं लिया, शायद कुछ और लिया हो, मुझे मालूम नहीं क्या प्रूफ है, क्या सबूत है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास, हो सकता है हो, मुझे क्या मालूम। अब 338 करोड़ का आंकड़ा तो दिया है सर 338 करोड़, लेकिन कहां से कहां गए, किधर गए, मनी ट्रेल क्या है, वो तो देखना पड़ेगा ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने का टाइम दिया है। 338 करोड़ मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेशन, मनी ट्रेल टू बी एस्टैब्लिश्ड। Yes. Isn't that lovely? So till such time as they 8 months work to establish it, Manish Sisodia remains in jail.
That's a new one. He could have been released till then. Yes, that's exactly what I'm saying. Because they have still to establish that, and they want to keep Manish in jail. Amazing, absolutely amazing. I mean, this is a new one. Anybody can be put in jail just on the basis of a mere suspicion or the mere statement of somebody. Isn't that lovely? Opposition is being targeted. और इस वक्त हमारे साथ हैं